Hello, am I audible? Let me check. क्या मेरी आवाज आ रही है? Okay, fine. It's fine. Okay. Okay, देखो, आओ स्टार्ट करते हैं। आओ स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का सीबीएसई सैंपल पेपर, जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है, ऑफिशियल वही हम सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, देखो, टर्म 1 का है, इसके बारे में और कुछ कुछ जान लेते हैं, इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं इसके। ठीक है, चलो अब ये सब शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम शिवम है और मैं अभी फिलहाल आपको मैथ्स का सैंपल पेपर कराने जा रहा हूँ। मेरे बारे में और जानना हो तो मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो आप। ठीक है, टाइम क्या होगा आपको टर्म वन में कितना टाइम मिलेगा? 90 मिनट्स, यानी 1.5 घंटे का। राइट, 1.5 घंटे का टाइम आपको मिल रहा होगा। मैक्सिमम मार्क्स, पेपर कितने नंबर का होगा? 40 नंबर का होगा। बिल्कुल ठीक। चलो अब जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं पेपर के बारे में, जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपको लिखा आता है जनरल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, वो क्या होगा? नंबर 1, द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 पार्ट ABC। 3 पार्ट होंगे। ठीक है, रुको 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। 3 पार्ट होंगे, रुको 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। ओके ओके, इट्स फाइन। देखो, 3 पार्ट होंगे इसके, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस। देखो, 3 पार्ट में पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा और सी होगा। ठीक है, ध्यान देना, मैं कह रहा हूँ पार्ट ए में, कह रहा है पार्ट ए में 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन होंगे इसमें। राइट, 20 क्वेश्चन होंगे और इस 20 में से हमें करने कितने? सिर्फ और सिर्फ 16, यानी 16 नंबर हमें मिल रहे होंगे। बिल्कुल ठीक। अभी कह रहे हैं सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चन है, हमें करने कितने? सिर्फ 16। सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चन है, हमें करने सिर्फ 16। राइट, हो गए कितने? 32 मार्क्स हमारे यहाँ पे बन गए। बचे कितने? 8 मार्क्स। वो हमें सेक्शन सी दे रहा होगा। सेक्शन सी कह रहा है, सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से हमें कोई 8 ही करने हैं जो केस स्टडी पे होंगे। केस स्टडी यार, आपको बेसिकली एक पैराग्राफ दे दिया होगा, उसको पढ़ो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया होगा, आप उसको सॉल्व करो। सॉल्व मतलब एमसीक्यू ही होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सीबीएसई में वैसे भी नेगेटिव मार्किंग कभी नहीं होता है। नेगेटिव मार्किंग ना होने का मतलब कि अगर एमसीक्यू आपने बाई चांस गलत कर दिया तो आपका नंबर नहीं कटेगा। अगर नेगेटिव मार्किंग होता तो इसका मतलब होता है, अगर आपने, वो पेपर पे डिपेंड करता है, अगर आपने मान लीजिए कोई ऑप्शन गलत कर दिया जो लगाया है, तो आपका 0 नंबर के साथ साथ उल्टा माइनस भी हो जाता है टोटल नंबर में से। ठीक, उसको नेगेटिव मार्किंग कहते हैं। सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो, सेक्शन ए पे आते हैं। अ बॉक्स कंटेन कार्ड नंबर, अ बॉक्स कंटेन कार्ड नंबर। ठीक है, आओ कलर चेंज किया। 6 से 50 तक एक बॉक्स है। ठीक, ये बॉक्स है, बॉक्स में जो कार्ड्स हैं, कार्ड्स कहां से कहां तक? 6 नंबर से लेकर 50 नंबर तक इस बॉक्स में होंगे। बिल्कुल ठीक। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। एक कार्ड निकाल लिया रैंडमली, ड्रॉन मतलब निकाल लिया, इस बक्से में मैंने आंख बंद करके ऐसे हाथ डाला और निकाल लिया, और उसमें से पता चला द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज अ नंबर व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर लाइक 4 9 एटसेट्रा इज। कह रहा है उस बॉक्स में जब मैंने ऐसे हाथ डाल के निकाल लिया आंख बंद करके, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपने पढ़ लिया। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो जो मैं कार्ड निकाल रहा हूँ, वो जो कार्ड निकाल रहा हूँ उसमें कोई भी नंबर जो भी आए, कार्ड के ऊपर जो भी नंबर लिखा आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, जैसे कि 4 9 एटसेट्रा एटसेट्रा।
ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखो 4 से स्टार्ट है, यानी 4, 9 एटसेट्रा। अब हमें 6 से कार्ड नंबर स्टार्ट है, तो 6 से और 50 के बीच में, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, 6 और 50 के बीच में। आओ देखो 6 से 50 के बीच में हमारे पास कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे ये देखना है। तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी होता क्या है, देखो प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा होगा, पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। ठीक, पॉसिबल कितने हैं, कितने हैं देख लेते हैं। 6 के बाद पहला परफेक्ट स्क्वायर क्या आता है, 9 आता है। किसका होता है ये स्क्वायर, 3 का। 3 के बाद 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। 5 का क्या होगा, 25 होगा। 6 का क्या होगा, 36 होगा। 7 का क्या होगा, 49 होगा। और 8 का क्या होगा, 64, जो कि 50 के बाद आता है, तो हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे होंगे। हमारे पास 6 से लेकर 50 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 3 और 2 5, 5 ही पॉसिबल आउटकम हुए। तो इसका मतलब पीई में ऊपर क्या लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ 5। टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम मतलब थे कितने नंबर, 6 से लेकर 50 के बीच में कितने नंबर है, आप उसको गिनने बैठोगे आपको पता चलेगा ये 45 नंबर होंगे, 45 नंबर। देखो बेसिकली आप 50 में से 6 माइनस करोगे तो 44 आ जाएगा, लेकिन एक आप नंबर 6 भी तो गिन रहे होगे, तो एक 45 हो जाएगा। ठीक है, 45 आ गया, टोटल 45 हो गया। इसको काट दोगे, 1/5 9 या 45, ये आपकी प्रोबेबिलिटी बन रही होगी। क्या कोई ऑप्शन है, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, और ये रहा आपका आंसर। ठीक, क्वेश्चन 1 देखा कितना आसान था, बहुत आसान। देखो सीबीएसई बेसिकली बहुत आसान ही पेपर निकालता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको और ज्यादा समझ आ जाएगा, क्लियर आ जाएगा। ठीक है, आओ देखो। ओके, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है, आवाज आ रही है, सब कुछ परफेक्ट है, आवाज आ रही है। चलो ठीक है, आप देखते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, आओ देखो, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, डायमीटर दे दिया उस सर्कल का। सर्कल बना लिया जाए, अब बनाते हैं सर्कल। सर्कल बन गया, चलो। सर्कल का डायमीटर कह रहा है ये, इस सर्कल का डायमीटर कह रहा है ये 42 सेंटीमीटर है, बिल्कुल ठीक है। अब इसका मतलब, डायमीटर का मतलब, डायमीटर 42 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस होता है डायमीटर का आधा, यानी 42 का आधा, यानी 21 सेंटीमीटर। ये कोई बताने वाली बात नहीं है, बहुत आसान। ठीक, रेडियस 21। कह रहा है कि आर्क जो है, आर्क पढ़ा होगा आपने, आर्क जो है सबटेंड कर रहा है एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक, आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यहाँ कहीं पे इसका सेंटर होगा। ठीक, यहाँ पे एक आर्क ने 60 डिग्री बनाया। ठीक है, यहाँ पे एक आर्क ने 60 डिग्री बनाया, एक सेकेंड रुको, चलो 60 डिग्री बनना है, राइट। अब कह रहा है कि हमें बताना क्या है, पाई की वैल्यू दे दी है, लेंथ ऑफ द आर्क इज, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ, ये वाला हिस्सा, ये कितना होगा। तो ठीक है, बता देते हैं। देखो ये बेसिकली, ये जो दो साइड आपको ट्रायंगल के दिख रहे हैं, ट्रायंगल है नहीं नीचे से, ये तीसरा साइड प्लेन नहीं है, कर्व है। ठीक है, इसको आर्क बोल रहे हैं। ये जो दो साइड हैं यहाँ के, ये आपको ध्यान से देखोगे कि ये एक तरह से रेडियस, ये है रेडियस है ये। तो एक रेडियस कितना है 21, दूसरा भी 21, यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया, रेडियस सेम होगा सर्कल का। ठीक, अब देखो रेडियस पता चल गया 21, हमें लेंथ चाहिए। इसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आर्क ऑफ, मतलब लेंथ ऑफ आर्क के बारे में, क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क के बारे में क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, पढ़ा ना। चलो ठीक, थीटा कितना है, थीटा कितना दे रखा है, थीटा तो दे रखा है सर हमें, एक सेकेंड, ओके। सो थीटा बाई 360, थीटा दे रखा है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई इंटू आर, रेडियस जो है वो दे रखा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। 2 पाई इंटू आर, पाई की भी वैल्यू लिख ही लेते हैं, 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस जो है वो हमें दे रखा है, रेडियस हमें दे रखा है 21। अब इसको सॉल्व कर लो यार, सॉल्व करने में क्या है, कुछ भी नहीं रखा, सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे सॉल्व, 0 से 0 गया, 6 6 जा 36,
उसके बाद 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, ये 3 गया, बचा क्या आपके पास 22 शुड बी द आंसर। 22 है क्या ऑप्शन में, ये रहा, और आपका आंसर आ गया। ठीक है, आंसर आ गया। क्वेश्चन 2 भी खत्म हो गया। क्वेश्चन 2 भी बहुत आसान, ये क्वेश्चन है क्या कोई, आप ही बताओ, इतना आसान क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए, लो आपके लिए ग्लिटर पेन ले लेते हैं। साइन थीटा दे रखा है एक्स, सेक थीटा दे रखा है वाई, और टेन थीटा पूछ रहा है। देखो सबसे आसान क्वेश्चन सीबीएसई का, आप भी बोलोगे सीबीएसई ने मजाक किया। देखो टेन थीटा ये होता क्या है, टेन थीटा पूछ रहा है, टेन थीटा होता क्या है, हमने पढ़ा हुआ है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो टेन टेन थीटा होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या मैंने कोई चेंज किया, नहीं, यहाँ पे बस ये डिवाइड था इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूं, 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे डाल दूं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को टेन थीटा मिल जाएगा। मैं गलत कह रहा हूँ, नहीं, ठीक। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू तो मेरे को यहाँ पे साफ सीधा एक्स दे रखा है, सेक थीटा है वाई, यहाँ से कॉस निकालना, तो ठीक है। आपको पता होगा सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है, या कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। अगर मेरे को सेक थीटा वाई दे रखा है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई, सीधा रेसिप्रोकल कर दिया, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर दो, पुट करते ही क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा क्या था एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह देखो 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या है 1 अपॉन वाई। नहीं समझे, देखो इसको आप ऐसे समझो, यहाँ पे कंफ्यूज होने की बजाय इसको आप ऐसे समझो, कॉस थीटा आया है 1 अपॉन वाई, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं काम करता हूँ, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या इन्हीं का रेसिप्रोकल कर देता हूँ, तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा LHS RHS में रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये आ गया मेरा y का वैल्यू, y की वैल्यू आ गई 1 अपॉन कॉस थीटा। अब x मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ y, बिल्कुल ठीक, x मल्टीप्लाई y आपका आंसर आ गया, यानी टेन थीटा की जो वैल्यू है वो होगी xy, मल्टीप्लाई करने पे क्या कोई ऑप्शन है xy, हाँ जी पहला ही है, हमारा आंसर आ गया। चलो अगले पे, कह रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, ये थोड़ा सा आपको बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है यार, बहुत आसान है ये भी। कह रहा है दो दो लीनियर इक्वेशन दे दिया, इसमें ना आपको x मिलेगा ना कुछ मिलेगा, आपको सिर्फ y इक्वल टू 0 y इक्वल टू -5 दे दिया। कह रहा है इसमें बताओ कितने सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में आपने फर्स्ट चैप्टर लीनियर फर्स्ट एक्सरसाइज लीनियर इक्वेशन में पढ़ा होगा, जो इंपॉर्टेंट कोई नहीं समझता है, ग्राफ वाला। क्या करेंगे, ग्राफ से ही ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। चलो एक सीधी लाइन बनाते हैं, देखो आओ देखो, देखो राइट, बन गया। अब एक काम करते हैं, कह रहा है पहला इक्वेशन कह रहा है y इज इक्वल टू 0, इसका लाइन बनाते हैं। इस लाइन में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस ऐसा ग्राफ होना चाहिए कि हर जगह पे y 0 ही आए, y 0 ही आए, बिल्कुल ठीक। y 0 आने का मतलब ये लाइन बन गया सीधा, देखो y 0 का मतलब y 0 कहाँ पे होता है, इस पे, इस पूरी x एक्सिस पे, इस पूरी x एक्सिस पे हमेशा क्या होगा y 0 ही होगा, इसका मतलब पहला लाइन बन गया। दूसरा है y-5 यार, यहाँ पे आप काउंटिंग लिखनी स्टार्ट करोगे तो 5 यहाँ कहीं आएगा, तो 5 आया माइनस का यहाँ पे। क्या ये दोनों एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमने ग्राफ वाले एक्सरसाइज 3.1 है आई गेस एनसीईआरटी का, पढ़ा था कि अगर कोई लाइन ऐसे एक पॉइंट पे करेगी तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर दो पॉइंट पे कर रही होगी इंटरसेक्ट तो दो सॉल्यूशन होंगे, पैरेलल होगी तो नो सॉल्यूशन। अगर पैरेलल छोड़ो, अगर कोइंसिडेंट एक के ऊपर ही वो लाइन आ गई तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ पे तो कट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन आंसर होगा, कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं किया, ठीक। अगले पे चलते हैं, a fair die is thrown once, the probability of even composite number is, बहुत आसान क्वेश्चन। देखो देखो कह रहा है एक फेयर डाई, फेयर का मतलब
एक ऐसा डाइस जो रियलिटी में प्रैक्टिकल है, ऐसा अपनी तरफ से कोई डाइस नहीं बनाया जिसके 6 फेसेस होंगे, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग होगी, उसको पेयर डाई बोल दिया गया है। ठीक, इसको एक बार फेंका गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कंपोजिट नंबर इज, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से ज्यादा अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं सीबीएसई ने। ये एक सिंबल हो सकता है कि आपके टर्म 1 में प्रोबेबिलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे होंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अच्छे से करके जाना। देखो तो बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। कैसे होगा, कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए आपको। कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो नंबर जो प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ, जो प्राइम नहीं है वो सब कंपोजिट हो गया। इसका मतलब ऐसे नंबर जिसके 1 और उसको खुद के अलावा यानी मोर देन 2 मल्टीपल होने चाहिए, बात खत्म। ठीक, तो देखो यहां तक समझ आया। तो अब क्या करेंगे, कितने ऐसे कंपोजिट नंबर है। अब सबसे पहले डाइस में क्या क्या नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 ही नंबर हो सकते हैं। अब कंपोजिट नंबर लिखते हैं, इसमें से कंपोजिट नंबर लिखते हैं। देखो कंपोजिट नंबर हो सकता है, 1 है क्या कंपोजिट नंबर, नहीं। 2 है क्या, 2 एक प्राइम नंबर है, एक कंपोजिट नंबर नहीं है, ध्यान रखना, मैंने कहा जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। 3 है क्या, 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसको भी नहीं ले सकते हम। 4 एक कंपोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि इसका 1 और 4 के अलावा 2 भी एक मल्टीपल है, यानी 3 2 से ज्यादा मल्टीपल हो गए, इसका मतलब कंपोजिट नंबर है। 5 एक प्राइम आ गया और 6 वापस एक कंपोजिट आ गया। तो टोटल कंपोजिट नंबर प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, दिख नहीं रहा, रुको, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं पॉसिबल आउटकम्स अपॉन, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। पॉसिबल कितने हैं, पॉसिबल है 2, कौन कौन से, एक 4 और एक 6। 2 अपॉन टोटल आउटकम, टोटल कितने थे, 6 थे, कट के क्या आ गया 1/3, जो कि आपका आंसर हमें मिल रहा होगा। ठीक है, ठीक है, ओके, लाइव सैंपल पेपर सॉल्व हो रहा है, सब समझ आ रहा है। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 8 चेयर्स एंड 5 टेबल कॉस्ट 10,500 रुपए। इस क्वेश्चन में यार मैं बताऊंगा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी बोल सकते हैं इसको। आओ देखो, देख इसको पहले ही मल्टीपल बना लेते हैं। 8 चेयर 5 टेबल कॉस्ट 10,005। देखो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करते हैं कि चेयर की कॉस्ट मान लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ चेयर बी एक्स, राइट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सेम ऐसे ही कॉस्ट ऑफ टेबल्स कर लेते हैं, क्या हो जाएगा y। अब कॉस्ट ऑफ चेयर x लिख दिया, कॉस्ट ऑफ टेबल y लिख दिया, ठीक है। चेयर कितने हैं, देखो मैं आपको समझाता हूँ, 5 चेयर हैं। अगर एक चेयर का प्राइस x है, एक टॉफी के 2 रुपए लग रहे हैं, तो 5 टॉफी कितने लाएंगे 10, कैसे 2 × 5। ऐसे ही एक चेयर को अगर x माना है तो 5 चेयर के कितने हो जाएंगे 5x। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ 5x, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं कि 5 चेयर, ओके, पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पहली स्टेटमेंट मिस कर दी। 8 चेयर है यानी 8x प्लस 5 टेबल है, 5 टेबल की प्राइस क्या है, एक टेबल की प्राइस y है, तो 5 की 5y कितनी हो गई 10,500, बिल्कुल ठीक। चलो दूसरा कह रहा है 5 चेयर है, 5x प्लस 3y है, 3 टेबल है, बाई 10,500, 5x प्लस 8y 6450, राइट। अब इसको सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन लगाओ, कैसे करोगे, या तो किसी एक से एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में लगाओ, या मैं एलिमिनेशन मेथड प्रेफर करता हूँ जनरली, इन दोनों में से किसी एक टर्म को आप मिला दो। चलो मैं y की टर्म्स को इक्वल कर देता हूँ ताकि हमारी सीधी वैल्यू x पे आता है। मैं ऊपर वाले इक्वेशन को, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ऊपर वाले इक्वेशन को, समझना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ऊपर वाले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ इन दोनों y की वैल्यू इक्वल करनी है, ताकि मैं जब इसको माइनस करूँ एलिमिनेशन मेथड लगाऊं। एलिमिनेशन मेथड नहीं पता तो फटाफट से मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, आपको उसमें पूरा लीनियर इक्वेशन का चैप्टर मिल जाएगा, आप एलिमिनेशन वाली वीडियो देख सकते हो, मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है एलिमिनेशन के ऊपर, ठीक। आओ देखो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो मल्टीप्लाई करके इधर लिखते हैं, 8 3 जा 24, 24
प्लस 3 5 15y 24x प्लस 15y इज इक्वल टू 10,500 था, इसको 3 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 3 5 15 0 0 1 और सॉरी 3 15 हो गया। ठीक है, अब इसको करते हैं, सेकंड वाले को 5 से मल्टीप्लाई करना था, यानी 25x plus 15y is equal to 5 0 5 5 is 25 2 5 is 20 22 2 5 0 30 32 that should be the आंसर। ठीक, उसको माइनस किया, ये आ गया 24 माइनस 25, इसको मैं माइनस एक्स लिख देता हूँ, इज इक्वल टू ये माइनस का ही कोई वैल्यू आएगा, उसको आप माइनस करो कितना आएगा, इसको आप ऐसे माइनस कर लो 2250 में से 1500 गए 32, हाँ तो इधर आ गया 5 2 7 7.5 माइनस 750, एक्स की वैल्यू आ गई आप 750, ये आपका आंसर यहाँ मिल गया। एक्स क्या था हमारा, एक्स हमने लिया हुआ था चेयर, एक्स जो था वो चेयर था, चेयर का आंसर हमें मिल गया यहाँ पे। ठीक है, 11th क्वेश्चन पे आओ 11th क्वेश्चन पे आओ, इस बार क्वेश्चन को पढ़ो, ट्राई करो, क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन ट्राई करो। चलो करा दे स्टार्ट। ओके चलो, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, ये भी बहुत ही ट्रिग्नोमेट्री की बेइज्जती करने आया क्वेश्चन है ये। कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 है और बोल रहा है इसकी वैल्यू बता दो। ठीक है, इससे हम इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ठीक। अगर आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी हो, याद हो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहां से मैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, जिसको कि अब मैं साइन स्क्वायर थीटा लिखने जा रहा हूँ, यानी मैं कॉस थीटा को अब साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है सर, यानी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो मुझे पता चल गई, अब साइन 4 थीटा की पता चल जाए तो और अच्छी बात। साइन 4 थीटा की पता करने के लिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। अगर मैंने स्क्वायर किया तो अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर करने के बाद ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 4 थीटा। बिल्कुल ठीक है, चलो अब देखो इसमें पुट करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन 4 थीटा की जगह लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल ठीक, और कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, जो कि हमें क्वेश्चन ने बता ही दिया था कि ये 1 है, तो अब हमारा आंसर यही खत्म हो गया, 1 है। देख रहे हो, ये क्वेश्चन है जो हमें दे रखा है, ये इक्वेशन घूम फिर के वापिस यही बन गई और जो आना था आंसर है वो 1 ही हो गया। ठीक, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यार बहुत आसान क्वेश्चन, चैप्टर 1 का ही है आई गेस। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ोगे हो जाएगा। क्या मतलब है, रुको यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट ये है कि देखो अब हो गया ठीक, देखा। चलो क्वेश्चन है 23 अपॉन डेनोमिनेटर में क्या है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो आपने पढ़ा होगा कि नीचे अगर जब भी कोई दो नंबर है, अगर ये 2 और 5 के कुछ भी पावर्स हैं और कोई पावर नहीं है, तो सीधा सीधा टर्मिनेटिंग होना चाहिए, यानी वो ऐसा डिवीजन होगा जो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। अगर 2 और 5 के पावर के साथ साथ कोई और नंबर आ जाए, चाहे कुछ भी नंबर आ जाए, तो वो कभी खत्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो हिस्से होंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक रिपीटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हमें बताना है, तो हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है। इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर हमें नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये जो है टर्मिनेटिंग ही होने जा रहा है, टर्मिनेटिंग ही होने जा रहा है। और टर्मिनेटिंग का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, पहला, बाकी सब नॉन टर्मिनेटिंग का, मतलब यही आंसर होगा। अब 9th क्वेश्चन पे आते हैं। एलसीएम ऑफ 2 की पावर 3, ध्यान देना, एलसीएम ऑफ 2 की पावर 3 और 3 पहला नंबर को एक्सपेंड करते हैं। 2 की पावर 3, 2 × 2 × 2 इंटू 3 की पावर 2, राइट। अगले नंबर को एक्सपेंड करो आप, ये हो गया। देखो 3 की पावर 2 है ना, एक 3 ये रहा, एक ये रहा। अब दूसरे को एक्सपेंड करते हैं, क्या है दूसरा, 2 की पावर 2 यानी 2 बार 2, 3 की पावर 3 यानी 3 बार 3। अब इसमें जो कॉमन है वो ढूंढ लो। कॉमन कैसे निकालेंगे, एक ये रहा, ये तो बचपन से करते आ रहे हैं, एक ये रहा, दो पेयर हो गए, यानी एक पेयर के बदले सिर्फ एक लिखा, दूसरे के बदले सिर्फ एक लिखा। अब और क्या निकल रहा है, एक ये निकल रहा है पेयर, ये लिखा, एक एक ये निकल रहा है पेयर, एक बार ये लिखा। अब जो सिंगल सिंगल बचे वो सिंगल सिंगल लिख दो, एक 2 बचा यानी एक 2 लिखा, एक 3 लिखा यहाँ वाला। अब इसको ग्रुप बना दो, 2 1 2 और 3, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। आपका आंसर तो यही आ गया, ये आ गया आपका आंसर। कोई और प्रॉब्लम? बच्चे क्या करेंगे, टाइम वेस्ट करने के लिए इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 2 8 8 3 24 एंड इसको 72 लिखा, 2 2 4 4 इंटू 3 9 9 3 27 इंटू 4 करेंगे, जो कि जो भी आए, और उन दोनों का फिर ये एलसीएम निकाल रहे होंगे। ठीक है, फालतू टाइम वेस्ट, ये देखो शॉर्टकट। ठीक, द HCF 2 नंबर इज 18। काफी आसान क्वेश्चन। ये भी बेसिकली आपका पूरा सैंपल पेपर जो है सीबीएसई ने जो दिया है कंसेप्ट के ऊपर है। इसका मतलब जो बच्चा अपनी एनसीईआरटी करके जा रहा होगा पेपर देने, एनसीईआरटी करके जो जाएगा वो टॉप कर जाएगा, बात खत्म है इतना। ठीक, अब देखो HCF ऑफ 2 नंबर इज 18 और प्रोडक्ट दे रखा है इतना। हमें पता है एचसीएम और एलसीएम किसी भी दो नंबर का जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो इनका प्रोडक्ट आता है उन दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर, राइट। तो एचसीएफ दे रखा है 18 और एलसीएम हमें बताना है, एलसीएम भी पूछा है, और प्रोडक्ट दे रखा है दो नंबर का 12960। एलसीएम क्या हो जाएगा, 12960 अपॉन 18। इसको काट दो, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 0, 3 7 जा 21, 2 0, 720 आपका आंसर आ गया, बात खत्म। इससे आसान क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। ये क्वेश्चन आया ट्रायंगल का, ट्रायंगल के थ्योरम से सीधा सीधा उठा के क्वेश्चन दे दिया गया है। ठीक है, देखो आपके लिए कितनी मेहनत करके लेके आया गया है, कितने सारे शीट्स हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रू है इफ डी ई पैरेलल टू, ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल। ठीक है, तो ठीक है करते हैं, आओ देखो ये थ्योरम, ट्रायंगल का थ्योरम आपको मैं समझा दूं। अगर एक ट्रायंगल में कहता है, कोई अगर ट्रायंगल है इसमें एक ऐसी लाइन जा रही हो जो किसी एक लाइन के पैरेलल हो, कोई भी एक लाइन के पैरेलल हो, और बाकी दो जो साइड्स है एक साइड के पैरेलल होनी चाहिए, बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट करते हुए जानी चाहिए। यानी अगर इसके पैरेलल हुई तो इन दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही होगी। और ये जो लाइन है ऊपर वाले और नीचे वाले को इस तरह से डिवाइड करती है, तो ऊपर भी एक ट्रायंगल बन गया और एक बड़ा तो था ही। इनके जो एडजेसेंट साइड्स, जहां पे साइड्स को रेशियो में कंपेयर करेंगे वो इक्वल आएगा। यानी अगर मैं डी और ई नाम रख दूं, AD अपॉन AB, ये हमेशा इक्वल आएगा AE अपॉन AC के, और ये इक्वल होगा DE अपॉन BC के। ये कहता है ये थ्योरम। ठीक है, थ्योरम अगर अच्छे ये समझना है ट्रायंगल चैप्टर तो बता देना, मैं पढ़ा दूंगा। तब तक के लिए अब मैं रिवीजन करा रहा हूँ, उससे ध्यान दे लो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ट्रू क्या होगा, तो ठीक है यही थ्योरम इसमें अप्लाई कर देते हैं। हमें बेसिकली एक्स और वाई में पूछा है, तो ठीक है एक्स और वाई DE अपॉन BC, ये रहा, ये क्या है लिख लो,
DE अपॉन AC, ये किसके बराबर होगा? इन दोनों के, इन दोनों के। तो DE क्या है? x अपॉन वाई इज इक्वल टू, अब पहले करते हैं इधर इधर ही लेके चलते हैं, AE अपॉन AC, AE अपॉन AC। ये देखो, ये जो B दे रखा है यहाँ पे, ये जो B दे रखा है यहाँ पे, ये कंफ्यूज करने के लिए, B सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। आप ओनली ऐसे मत कर देना A अपॉन B का रेशियो इज इक्वल टू x अपॉन वाई, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? मैंने बोला है कि रेशियो इतना अपॉन इतना, टोटल का रेशियो होगा AC, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का साइड। इसी तरीके से ऊपर वाला छोटे वाले का A अपॉन नीचे बड़े वाले ट्रायंगल ये पूरा साइड, जिसमें A और B दोनों आ रहा है